रिकॉर्ड मोड ऑन। चलिए, नमस्कार जी, एनएस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और एक बार फिर हाजिर हैं हम लोग आज के मैच के प्रीव्यू को लेके। आज वैसे दो मैचेस हैं, हम लोग ये वीडियो अपलोड होगा तब तक के पहला मैच जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में है वो शुरू हो चुका होगा, उस मध्य में होंगे हम लोग। तो फिर बात होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद की। और इस चर्चा में हमेशा की तरह शामिल हैं हमारे साथ हरिओम द्विवेदी जी, अखिलेश जी और विदेश नोरा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। तो हरिओम सर, कल के मैच के बारे में एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं हमेशा की तरह, जो कि था राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। थोड़ा सा विवादित मैच हो गया, खासतौर पे जो लास्ट ओवर की जो नो बॉल कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसपे ऋषभ पंत और पूरा जो टीम मैनेजमेंट था, टीम प्लेयर से सारे के सारे नाराज हो गए थे। एट दी एंड दिल्ली कैपिटल्स हार गई और राजस्थान को जीत मिली। टोटल भी काफी अच्छा बना रखा था उन लोगों ने। शुरुआत के दो तीन प्लेयर्स ने ही काम कर दिया था, जॉस बटलर, देवदत्त पाटिकल और संजू सैमसन ने। किसी और प्लेयर को मौका नहीं मिला, लेकिन इन तीनों ने ऐसी आतिशी पारी खेली कि 222 रनों का जो सीरीज का सबसे मेजर, सबसे बड़ा टारगेट है अब तक का इस सीरीज का, वो सेट कर दिया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स कहीं भी लगा नहीं कि जवाब दे पा रही है। हालांकि एक ओवर जरूर था जिसमें कम से कम 30 रन दे दिए गए थे, लेकिन एट द एंड जीत जो हुई वो राजस्थान रॉयल्स की हुई थी। हरिओम से क्या कहते हैं इस मैच को लेके? कल मैच में बहुत कुछ शानदार भी हुआ, कुछ ऐसा भी हो जो होना नहीं चाहिए था। अब आप ये देखिए, पहले ही रन तो 200 प्लस बने, 200 प्लस सबसे हाईएस्ट स्कोर इस आईपीएल के 15वें सीजन का बना दिया दिल्ली ने। दिल्ली के सामने दे दिया सबसे हाईएस्ट स्कोर, और इन्होंने बना भी दिया सबसे ज्यादा अधिकतम रन राजस्थान रॉयल्स ने 222 रन। जॉस बटलर एक बार फिर बल्ले से बॉस साबित हुए और उन्होंने 13 शत मतलब तीसरा शतक आईपीएल में जड़ दिया, और इस मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। और इसके अलावा आप देखिए, दिल्ली ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से कमबैक किया। दिल्ली भी बहुत अच्छी तरीके से फाइट बैक कर रही थी, लेकिन काफी हद तक वो जो 19वां ओवर था प्रसिद्ध कृष्णा का, वो बहुत शानदार रहा। उन्होंने उस वो 19वां ओवर में, जब की स्थिति ऐसी थी, आमतौर पे आईपीएल में देखा गया कि 19वें ओवर से मैच बदल जाता है। तो होता क्या है, बल्लेबाज उस ओवर में रन लूट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। 19वें ओवर से मैच जरूर बदला, लेकिन बल्लेबाज एक रन नहीं ले पाए। 19वां ओवर पूरा मैडन ओवर प्लस सेट बल्लेबाज आउट हुए। आखिर नतीजन क्या हुआ कि आपको आखिरी ओवर में 36 रन बनाना है, लेकिन दिल्ली तो हो ही चुकी थी। लेकिन जिस तरह से रोमन पॉवेल, जिसकी हम लोग चर्चा करते रहते हैं, बहुत हार्ड हिटर बल्लेबाज, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने लगातार 3 गेंदों पे 3 छक्के मार दिए। तो मतलब एकदम एक सनसनी फैल गई कि वो कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो सिक्स लगातार 6 छक्के मार के 36 बना ले जाए। हालांकि वो एक गेंद जिसपे विवाद हुआ, नो बॉल थी, होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नियम था कि अंपायर, जो फील्ड अंपायर दे देता, वो उसके लिए रिव्यू के लिए थर्ड अंपायर के पास नहीं जा सकता। तो सही चीज मैं नो मानना बॉल चाहूंगा, उसी शायद से उसी नो संबंध। बॉल की वजह से काफी टाइम जो था वो हो गया था, जो मोमेंटम बना था मेरे ख्याल से वो हाँ, ब्रेक हो गया था। बिल्कुल। अगर शायद वो नो बॉल की कंट्रोवर्सी ना होती तो मेरे ख्याल से यू नेवर नो, जिस तरह से बल्लेबाजी पाउल कर रहे थे वो मैच शायद हाथ में हो सकता था दिल्ली के। हाँ, वो बिल्कुल। अब तो कहने को तो यही है कि उनकी जो लय थी, उनका जो मोमेंटम था, वो बिगड़ गया। क्योंकि कम से कम इस बीच में जितना टाइम ब्रेक हुआ, उस बीच बॉलर भी रिफ्रेश हो गया। वरना वो एक प्रेशर अलग होता है कि आपने बॉल किया, फिर सिक्स खा गए, फिर बॉल किया, फिर छक्का खा गए, अगली बॉल पर फिर छक्का खा गए, और अगली बॉल फिर आप वो जो नर्वसनेस हावी हो जाती है, वो उस बीच में उनको रिलैक्स का मौका मिल गया, लोगों से बात करने का मौका मिल गया सबसे, कि अब कैसी गेंदें इनको करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो ये नुकसान दिल्ली को ही हुआ, क्योंकि जिस तरीके से हिट कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि रन बहुत ज्यादा थे। और 36 बहुत मुश्किल काम होता है लगातार 6 गेंदों पे 6 छक्का मारना, लेकिन ऐसा भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि कई बल्लेबाजों ने करके दिखाया है। रविंद्र जडेजा ने तो एक ओवर में 37 रन लिए थे। तो बल्लेबाजों ने ये करके दिखाया है, और राजस्थान रॉयल्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी टीम जो है पूरी दमदारी से खेले। जिस तरीके से हम लोग ने जिन खिलाड़ियों की बात की थी, जॉस बटलर ने रन बनाए, राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन ने भी बढ़िया पारी खेली, सबने बेहतरीन खेल दिखाया। और गेंदबाजी भी जो बहुत अच्छी रही। कुल मिला के मैच मैच बहुत अच्छा रहा, लेकिन इन बढ़िया खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बजाय मैच याद इसलिए कि ये वाला 34वां मैच जो था, 34वां मैच
34th, ये याद इसलिए किया जाएगा इस नो बॉल कंट्रोवर्सी के लिए, क्योंकि इतनी बढ़िया पारी दब गई और वो नो बॉल के कारण ही मामला सब गड़बड़ हो गया। ये जो नो बॉल वाला जो मामला था वो आज भी काफी ट्रेंड में है, और कई सारे लोग, कई सारे मतलब ट्विटर पे तो ये ट्रेंड कर ही रहा है, बाकी विशेषज्ञ जो हैं हाँ, वो भी इसमें अपनी इसमें अपनी एक राय थोड़ा लगातार थोड़ा दे सा रहे हैं। अपडेट, इसमें थोड़ा सा आपसे एक अपडेट ये है कि मामले को लेकर जो ऋषभ पंत हैं, शार्दुल ठाकुर हैं और जो इनके सहायक कोच प्रवीण आमरे थे, उन पर जुर्माना लगाया गया। ऋषभ पंत पर 100% उनकी फीस कटेगी, पूरे मतलब कल का फीस कट जाएगी, और शार्दुल ठाकुर पर 50%। वही डीसी के दिल्ली के जो सहायक कोच थे प्रवीण आमरे, इनको एक मैच के लिए जो है एक सस्पेंड मैच कर के लिए दिया बैन गया है। लगाया गया है। राइट, राइट। तो ये चीज तो खैर थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है दिल्ली कैपिटल्स को, और निराश तो वो खैर होंगे, क्योंकि कल जिस तरह से भले ही शुरुआत का मोमेंटम ना बन रहा हो, लेकिन मध्य से लेके एंड तक काफी चीजें उनके हक में दिख रही थी। वो नो बॉल ना होती तो ऑब्वियसली बात, मैच का रुख कहीं और होता। अखिलेश जी, मैं यहाँ से पूछता हूँ, कल एक बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगर देखा जाए तो फिर जिस तरह से जॉस बटलर ने बल्लेबाजी की, वो तो रुक ही नहीं रहे बिल्कुल भी, और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी खैर उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन जॉस बटलर अलग ही लय में दिख रहे हैं बिल्कुल। 3 सेंचुरीज मार चुके हैं इस सीरीज में, और ऑरेंज कैप तो खैर थी, ऑरेंज कैप अभी भी उनके पास है। तो उनसे जो बैटिंग की जो उम्मीद की जा रही थी वो तो खैर पूरा वसूल के वो दे ही रहे हैं। बाकी प्लेयर्स थोड़ा सा मेरे ख्याल से उनको मैच नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि आप देखिए जोस बटलर करीब करीब जो लगातार 2-3 जो मैचेस हुए हैं, बैक टू बैक 100 जिन्होंने बनाए, रन बनाए हैं, 100 बनाए हैं, तो उसमें जब एक T20 में होता क्या कि अगर एक प्लेयर चलता रहे, खेलता रहता है और ओपनिंग ही आप मान के 15 ओवर के बाद में टूटी, तो उसके बाद में अन्य प्लेयरों को खेलने का विशेष कोई मौके के चांसेस रह ही नहीं जाते हैं। पिछले मैच में भी ऐसा हुआ। हालांकि ये कहना कि अन्य खिलाड़ियों को वो अपने खेल से न्याय नहीं कर पा रहे, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब उन्हें पूरे मौके नहीं मिल पा रहे हैं तो उन्हें ये कहना मेरे समझ से परे है। आप देखिए इस मैच में मात्र 2 विकेट गिरे, आपके जोस बटलर आउट हुए और दीपक पडिक्कल आउट हुए। तो अभी शायद उन खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन दिखाना होगा मौका मिलने पर। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ऊपरी क्रम जितना अच्छा बैटिंग की जाती है, बाद बल्लेबाज को जब मौका मिलता है तो फिर वो शायद उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाते। जैसे मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि आपके पंजाब की तरफ से, पंजाब की जो 2-3 प्लेयर लगातार चल रहे थे, और पिछले मैच में जब वो खिलाड़ी आउट हुए तो पूरी टीम के लिए हाहाकार ऑल आउट हुई और टीम मैच। मैं अभिषेक जी कल के मैच में एक अपना एक बात कहना चाहूंगा कि आप देखिए आईपीएल टूर्नामेंट जो है, क्या गजब का टूर्नामेंट साहब है, और इसकी जो व्यूअरशिप है, अब देखिए इंटरनेशनल जो इसकी क्या कहना चाहिए लोकप्रियता है, गजब की है। और मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी हुआ करती, चैंपियंस ट्रॉफी होती थी जब, तो एक समय हुआ क्या कि इंडिया की तरफ से शायद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में भाग नहीं लेगा। तो उसमें पाकिस्तान के कप्तान थे वकार यूनुस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत इस ट्रॉफी में भाग नहीं लेता है, चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उनके बगैर ये ट्रॉफी बेनूर है। तो मैं आईपीएल संदर्भ में यही बात कहना चाहूंगा कि अगर वेस्ट इंडीजियंस प्लेयर अगर ना हो तो मुझे नहीं समझ में आता आईपीएल में कोई दम है। आईपीएल में जो मजा है, या आईपीएल में कहना चाहेंगे आपकी जो उत्साह, रोमांच, उमंग जो रहती है, वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर के माध्यम से ही रहती है। और रोमन पावल के विषय में खासकर कहना चाहूंगा, रोमन पावल ये ऐसे रोमन पावल ही नहीं, वेस्ट इंडीज के हर एक खिलाड़ी आप देखिए, उनमें जो खेलने का जो एक क्या कहते हैं कि बड़ा अच्छा तेज तर्रार और बढ़िया खेलने की जो मद्दा होता है, हार्ड हिटिंग, सारे उनके रोमन पावल। मुझे ध्यान में अच्छी अच्छी पारियां खेली थी, कम गेंदों में खेली थी, तो रोमन पावल बेस्ट। और जहां तक अभी आपने जो प्रश्न किया था कि बाकी अन्य खिलाड़ियों खेलने के संदर्भ में, तो ये उन खिलाड़ियों पर लागू होता है कि वो अपने बल्ले को मांच के रखें या बल्लों में बढ़िया प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि मौके तो ये नहीं जाते हैं, वो अचानक मिलते हैं। का खिलाड़ी
आउट हो जाए, कि खिलाड़ी को कब मौका मिल जाए। तो इस बात के लिए राजस्थान रॉयल्स को विशेष सतर्क रहना चाहिए कि अभी ये हर मैच में जॉस बटलर, संजू सैमसन, दीपक पडिक्कल ये चलने वाले नहीं है, किसी न किसी मैच में फ्लॉप होंगे। तो नीचे के क्रम के जो बल्लेबाज हैं, रियान पराग हो जाकर या अन्य और बल्लेबाज हैं, तो उनको इस बात का कहना है ताकि कहीं उनका हल किंग्स जैसा ना हो जाए। जी अभिषेक जी। बिल्कुल। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों के लिए ये चीज़ रहेगी। वैसे राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें तो फिर कल के मैच के बाद तो मतलब बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन, सारी चीज़ें उनकी दुरुस्त रही और नंबर 1 टीम इस पॉइंट टेबल पर वो आ गई है। भाई गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर आ गई है, लेकिन गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर दोबारा आ सकती है अगर आज के मैच में, यानी कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो उनका मैच होने वाला है उसमें अगर वो जीत लेती है मैच तो पॉइंट टेबल में दोबारा आएगी। हरिओम सर, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस का आज मैच वाकई में दोबारा एक दिलचस्प मैच होगा। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पिछले 2-3 मैचेस जो हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन टाइटंस लगातार एक मैच के बाद 2 मैच लगातार जीती है, तो फिर वो पॉइंट्स टेबल पे तो नंबर 1 पर थी ही। अभी बस कल ही वो नंबर 2 पे आई है। दोनों मैच के स्टैट्स, दोनों टीमों के स्टैट्स को अगर देखेंगे तो कौन सी टीम आज लग रहा है कि हावी हो सकती है? देखिए, टीमें दोनों ही शानदार हैं, लेकिन गुजरात जिस तरीके से जिस लय में खेल रही है, उनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है। लगातार वो मुकाबला जीतते जा रहे हैं। वहीं कोलकाता के लिए मतलब मिली-जुली स्थिति रही है। ऐसा नहीं उनके पास उनकी टीम कमजोर है या फिर उनके पास एकजुट प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है। उनकी भी टीम है, उनकी टीम है, लेकिन बनिस्बत अगर गुजरात टाइटंस के देखें, तो गुजरात टाइटंस कोलकाता से मतलब बेहतर अभी तक उसने खेल दिखाया है। इसी का नतीजा है कि पॉइंट टेबल में ऊपर है ये। और इस मैच में क्या रहेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें हर हालत में मतलब चाहेंगे कि हमको ये जीत हासिल हो। गुजरात टाइटंस और अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स मैच जीतकर मैच में वापसी करना चाहेंगे। तमाम उनके खिलाड़ी हैं जिन पर इस बार मैच की मतलब जिम्मेदारी रहेगी, कौन क्या प्रदर्शन करे, किस पर रहे। खासकर जो शुभमन गिल हैं, अगर बात कर लें कि गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और क्या डेविड मिलर, जिस तरीके से पिछले मैच में उन्होंने रन बनाए और उनकी अनुपस्थिति में राशिद खान ने जो बल्ले में अपने हाथ खोले थे, इन सबको राशिद खान ने कहा भी था कि हम अपनी बैटिंग बॉलिंग की अपेक्षा हम बल्लेबाजी पे भी हाथ आजमा और उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन ये देखना है कि आगे टूर्नामेंट में कैसे चलते हैं, क्या कुछ करते हैं। वही श्रेयस अय्यर के सामने खुद को बढ़िया प्रदर्शन करना है, साथ ही टीम के प्लेयर से निकलवाना है बढ़िया प्रदर्शन। आंद्रे रसल को भी दिखाना है, आंद्रे रसल, क्योंकि आंद्रे रसल के साथ ये हो रहा है कि आप मैच दर मैच प्रदर्शन वैसा बढ़िया नहीं कर पा रहे हो। आप करते हैं फिर स्टॉप, फिर स्टॉप। तो आपको लगातार प्रदर्शन, और जो टीम बढ़िया प्रदर्शन करेगी, जिसके खिलाड़ी आज बढ़िया खेलेंगे, वही जीतेगा। ये अभी कहा नहीं जा सकता अभिषेक कि मैच कौन जो है जीतेगी, कौन हारेगी। हालांकि गुजरात बड़े मनोबल के साथ आ रही है, तो मैदान में है, क्योंकि वो लगातार जीत रहे हैं और कोलकाता पिछले 3 मैच हार के चौथा मैच खेले जा रही है। तो उनके सामने एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो भी है उन पर, और वो हर हालत में मैच जीतना चाहते हैं, जीत का स्वाद वो चखना चाहते हैं। बिल्कुल। कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस उन्होंने खाया, अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन टीम अल्टीमेटली हार गई थी। लेकिन इसके बाद वो उभर के दोबारा आज वापस वापसी करना चाहेंगे। वहीं गुजरात टाइटंस का मनोबल काफी मजबूत है, आत्मविश्वास से लबरेज है पूरी टीम, क्योंकि लगातार वो मैच जीत रही है। और पिछला मैच जो हुआ था वो तो हार्दिक पांड्या के बगैर हुआ था, उसके बावजूद टीम ने जीत हासिल की थी। अखिलेश जी, कौन आपको क्या लग रहा है कि मतलब गुजरात टाइटंस जिस हिसाब से लगातार खेल रही है, जीत की मतलब प्लेऑफ्स की दावेदार तो खैर वो है ही, नंबर 1 दावेदार है ही, लेकिन क्या लग रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फिर उसको क्या आज चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कि या उसको ऐसी क्या रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे कि वो दोबारा मैच में, सीरीज में वापसी कर सके? जी बिल्कुल, तभी बताया कि हार्दिक पांड्या के मैच जो गुजरात टाइटंस जीती है, लेकिन उनकी क्षमता चल है और उनकी जो एक कहना चाहिए टीम को जरूरत होती है। पिछला मैच जीते ठीक है, लेकिन आप हार्दिक पांड्या को ज्यादा समय तक जो भी रहे कारण हो गया हो, तो उनका रिप्लेसमेंट शायद कोई बनना चाहेगा, इतनी वो बन नहीं पाएगा। लेकिन उनके न रहने से थोड़ी कहीं ना कहीं कमी
अखिलेश जी की ओर से। आपसे जी अखिलेश जी बिल्कुल, कैरी ऑन। जी, आपसे की सुन पा रहे? जी। हाँ, तो हार्दिक पांड्या की कमी, क्योंकि जीते हैं तो नहीं खल रही है, लेकिन कभी कुछ गड़बड़ होती है तो कहीं न कहीं हार्दिक पांड्या कमी खलेगी और ये कहना निकल के आएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार जो हार रही है, ऐसा नहीं कि टीम उनकी मजबूत नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, लेकिन खिलाड़ी जो अपनी क्षमता के अनुसार जो प्रदर्शन है, वो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ओपनिंग स्लॉट में शुड बी चेंज, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में थोड़ा बहुत रद्द-बदल करना चाहिए। एरन फिंच किया है काम, और चूँकि बाध्यता ही 4 खिलाड़ी आप फॉरेनर रख सकते हैं। मुझे एक जो कलकत्ता तरफ से एक जो खिलाड़ी जो सेटबैक मुझे लग रहा है, सुनील नारायण हैं, और उनको एज़ अ फर्स्ट चेंज लाना चाहिए वरुण चक्रवर्ती की अपेक्षा, और उन्हें अपना गेंदबाजी से कमाल दिखाना चाहिए, जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए। और इसके अलावा इन्हें निचले क्रम भेजा जा रहा है, तो इनको कहीं न कहीं ओपनिंग में आप सेट कर सकते हो और पहला चेंज के रूप में लाकर इनसे विकेट निकलवाना चाहिए। तो सुनील नारायण, इनको तो मुझे लगना चाहिए इससे भी और काम निकालना बाकी है। और जैसे भी हेडों भी कह रहे थे कि आंद्रे रसेल हुए जाकर, और चूँकि गेंदबाजी में ज़्यादा आप पैटिंग्स को आप बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि बैट्समैन बोलता है गेंदबाज हैं, लेकिन अब कोलकाता साहब से कमाल साहब वो कर रहे हैं रनों का, तो उनका जो काम है बैट बॉलिंग का, वो मुझे लगता है कि उन्हें विकेट चटकाने होंगे। रन तो बल्लेबाजी बनाएंगे, अगर गेंदबाज खेल जाता है, कुछ बना जाता है, तो उपयोगी है वो, बैट्समैन नहीं कहलाएंगे। तो मुझे लगता है कि पैट कमिंस, सुनील नरेन, इन दोनों को अपने गेंदबाजी से जौहर दिखाना होगा और जल्दी जल्दी बिल्कुल विकेट बिल्कुल निकालने होंगे। बिल्कुल, और ये आंद्रे चीज। रसेल को भी जी अपनी बैटिंग की, शायद आवाज डिस्टर्बेंस पैदा हो रही होगी। कोई बात नहीं, कोई जी बात नहीं। तो अब जी, ये मैच और देखने लायक तो खैर जी होगा, गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट जी राइडर्स के जी बीच में। वहीं अब दूसरे मैच के बारे में भी हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हम लोग के पास। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज जो बिग मैच होगा, उसकी वो भी सभी की नजर रहेंगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर हम लोग बात करें तो वो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 3 पे है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद भी लगातार 4 मैचेस जीती, एक भी मैच वो नहीं हारी है और छठे पायदान पर है। हरिओम सर, फटाफट इसके बारे में भी हम लोग, आपका क्या एक क्विक प्रिडिक्शन हो सकती है कि आज के मैच में कौन किस पर हावी हो सकता है? मुकाबला तो देखिए अभिषेक, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के बारे में देखिए, अब तक इनके बीच 20 मैच खेले गए हैं, तो 11 मैच जो है एसआरएच ने जीते हैं और वहीं मात्र 8 मैच आरसीबी ने जीता है। हालांकि ये तो आंकड़ों की बात हो गई, लेकिन इस अभी जो जिस तरीके से टूर्नामेंट में आरसीबी और दोनों ने कमबैक किया है, खासकर एसआरएच ने, जो शुरुआती 2 मैच हार गए थे उसके बाद लगातार मैच जीतते आ रहे हैं। उनका पिछले 5 मैच उन्होंने लगातार जीते हैं। तो और जबकि उनके पास वैसे प्लेयर वैसे नहीं माने जा रहे थे, डेविड वार्नर के जाने के बाद ये सब लग रहा था कि इनकी टीम थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत दमदार तरीके से खेल दिखाया। टी नटराजन भी एसआरएच के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए। तो ये जो आज का मुकाबला है, ये बहुत ही दिलचस्प होगा, दोनों टीमों के लिए बहुत अहम होगा, खासकर बेंगलुरु के लिए, क्योंकि उनके जो स्टार प्लेयर्स हैं जैसे कि विराट कोहली हैं, उनको भी रन बनाना है, वो रन बना नहीं पा रहे हैं, उनको रन बनाना है, उनको अपने आप को साबित करना है। बाकी दोनों टीम के प्लेयर बढ़िया खेल दिखा रहे हैं, बढ़िया गेम दिखा रहे हैं, तो आज ये जो मुकाबला है, ये सबसे दिलचस्प रहने वाला है, दोनों पुराने आंकड़े को भूल के, क्योंकि दोनों जीत के रास्ते सवार हैं और दोनों ही मैच हर हालत में मतलब जीतना ही चाहती हैं। बिल्कुल, दोनों ही टीमें जो है वो जीतना चाहेंगी। और सनराइजर्स हैदराबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो फिर केन विलियमसन की कप्तानी में टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। शुरुआत पूरी सीरीज, इस सीरीज की शुरुआत भले ही थोड़ी सी धीमी रही हो, हार के साथ शुरुआत हुई हो, लेकिन इतने शानदार लय में है वो अभी कि उसको भी रोकना किसी भी टीम के लिए अभी लग रहा है कि बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। अखिलेश जी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिस तरह से अभी इधर परफॉर्म करी, उसके प्लेयर्स के बारे में काफी चिंता है। फैफ डु प्लेसिस ने परफॉर्म किया है, लेकिन विराट कोहली और जो मध्य क्रम के जो बाकी बल्लेबाज हैं उनके लिए अभी चिंता का विषय है, क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हालांकि एंड में आते आते दिनेश कार्तिक जरूर एक फिनिशिंग टच दे देते हैं उसको, और ऐसा लक्ष्य गारंटी देते हैं जिससे कि अपोजिशन टीम को दिक्कत हो जाती है। तो क्या कहना है इस पूरे बात, उस पूरे स्टैट्स पे? जी जी जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा था कि
विराट कोहली का जो फॉर्म है वो चिंता का सबब है, खासकर आरसीबी के लिए। और आरसीबी के लिए भी आने वाले जो इंडियन टूर है, जो भी इंडिया की जो टूर जाएंगे आएंगे, उनमें भी अब फिलहाल वो कप्तान नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए बैट्समैन उनका फॉर्म में होना इंडियन टीम के लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो जो उनका जो फॉर्म फेल्योर चल रहा है, फॉर्म नहीं चल रहा है, चिंता का सबब पिछली टीम के लिए। तो मुझे लगता है बड़े खिलाड़ी हैं, जल्दी से जल्दी वो रिकवर करेंगे। अब उनके पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि कप्तानी क्या होती है कि आपका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। अच्छा, कप्तानी जब अच्छा होता चला जाता है तो एज ए बैट्समैन आपकी सारी कमियां ढक जाती हैं। जब आप कैप्टन नहीं होते हैं तो आप एक विशुद्ध बल्लेबाज होते हैं, और आपकी पूरी जो कहना चाहिए सबकी निगाहें जो होती वो एज ए क्रिटिक आपके प्रदर्शन पर लगी रहती हैं। तो बड़े बल्लेबाज हैं, जल्दी उभर पाएंगे और एक हम लोग शानदार पारी को देखेंगे। फाफ डु प्लेसी, नो डाउट, ओपनर इज सो ग्रेट। और अन्य प्लेयर भी अन्य प्लेयर भी अन्य प्लेयर भी क्या है कि जो अन्य प्लेयर आपके विशेष तौर पे मैक्सवेल है, मैक्सवेल को हमें लगता है कि उन्हें अपना भी पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। अगर मैक्सवेल अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाएंगे, खासकर फिनिशिंग टच उन्हें लाना होगा। बीच में जो आधी अधूरी उनकी पारी जो खत्म हो रही है, उसे दिनेश कार्तिक की तरह उन्हें पेश अपनी दिखानी पड़ेगी जाकर। तो मुझे लगता है खासकर हर्षल पटेल, सिराज और अन्य खिलाड़ी जो भी है, उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो जो जो कुछ प्लेयरों का जो फॉर्म है, इन्हें अपने प्रदर्शन में निरंतरता लानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आरसीबी अगर एक बार पिछड़ गई, वैसे भी आईपीएल साबित ना हो जाए। इस बार फाफ डु प्लेसी दिमाग रखे हो, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं जिस पे इंटरनेशनल पे चोकर का टप्पा लगा हुआ है, साउथ अफ्रीका। तो अनुज रावत है, फाफ डु प्लेसी है, मैक्सवेल है, है, और जो हम सब लोग उनकी तारीफों पे कशीरे ही पड़ रहे हैं, वो तुम जान ही रहे हैं। तो हर्षल पटेल, वनिंदा हसरंगा, इन्हें कुल मिला के ओवरऑल समग्र प्रदर्शन करना एज ए टीम दिखाना पड़ेगा। इंडिविजुअल गेम का कोई वैल्यू नहीं होगा आईपीएल में, एक आधे मैच चल जाते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में जाने की टीम अगर आगे अंतिम 4 में जगह बनानी है तो सभी खिलाड़ी चलना पड़ेगा, विशेषकर विराट कोहली पर सबकी निगाहें हैं। तो इवन आई होप अच्छा करेंगे और बड़ी नो खेलेंगे। अभिषेक जी। बिल्कुल। तो सभी लोगों की निगाहें विराट कोहली पर भी हैं और कई अन्य खिलाड़ी पर हैं जो कि पिछले मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि शायद आज के मैच में वो परफॉर्म करेंगे और टीम को एक नई गति प्रदान करेंगे। हरिओम द्विवेदी जी, अब टाइम हो गया है फैंटेसी पिक्स का, तो फिर आज की जो लिस्ट होगी वो आपकी, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कौन है कैप्टन, कौन है वाइस कैप्टन, बाकी प्लेयर्स की क्या है पूरी प्लेइंग 11? जी, मेरी अगर प्लेइंग 11 की बात करें, मेरी टीम जो अगर मैं रखना चाहूंगा तो मेरी टीम के सलामी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस होंगे, और मैं उन ओपनिंग जोड़ी के तौर पर उनको बनाऊंगा निकोलस पूरन को। फर्स्ट डाउन विराट कोहली को लाऊंगा। विराट को मैं लेना तो दोनों विराट कोहली और केन विलियमसन को लेना चाहता दोनों को, लेकिन दोनों की खेलने की शैली एक है, इसलिए मैं विराट कोहली को ही रखूंगा। केन विलियमसन की जगह मैं राहुल त्रिपाठी को टीम में अपनी रखूंगा। दिनेश कार्तिक हमारी टीम में रहेंगे, जो कप्तान की भूमिका में होंगे और वो विकेट कीपिंग भी करेंगे। ऑलराउंडर अगर बात करें तो गिलेन मैक्सवेल हम हमारी टीम में होंगे। शहबाज अहमद होंगे, जो गेंद और बल्ले दोनों से बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। तो गेंदबाज, अगर सिर्फ गेंदबाज की बात करें तो वानिंद हसरंगा हमारी टीम में होंगे, भुवनेश्वर कुमार होंगे, उमरान मलिक होंगे और हर्षल पटेल होंगे। वाइस कैप्टन किसको बनाएंगे तो हम उमरान मलिक को इस बार वाइस कैप्टन बनाएंगे। जिस तरह से उन्होंने अपनी गेंदों से सनसनी फैला रहे हैं, खासकर अब मैच दर मैच उनका प्रदर्शन निखरता जा रहा है उनको, क्योंकि इसका कारण ये है कि उनके पीछे जो डेल स्टेन है, डेल स्टेन जैसा विश्व स्तरीय गेंदबाज, नंबर 1 जो का लंबे समय तक वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 पर गेंदबाज रहे, तेज गेंदबाज डेल स्टेन, उनको कोच कर रहे हैं उमरान मलिक को। उसका असर भी दिख रहा है कि उमरान मलिक शानदार प्रदर्शन मैच दर मैच करते जा रहे हैं। तो ये मेरी टीम है अभिषेक जी। उमरान मलिक वाइस कैप्टन, दिनेश कार्तिक कैप्टन है हरिओम द्विवेदी जी की फैंटेसी पिक्स में। अखिलेश जी, अगर आप हम आपकी फैंटेसी 11 पिक्स की अगर बात कर लें तो फिर उसमें कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें आपने कप्तान और वाइस कप्तान, उप कप्तान किसे चुना है, बाकी प्लेयर्स की लिस्ट क्या होगी आपकी? जी 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 बिल्कुल। मेरी तरफ से
केन विलियमसन, राहुल त्रिपाठी, फाफ डुप्लेसी और ये ऊपरी 3 क्रम के बल्लेबाज, और विराट कोहली की भी जगह बनती है क्योंकि एज ए बैट्समैन अब चल नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि इस मैच में चलेंगे। तो 4 ये हो गए जाकर। ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक एज ए विकेट कीपर, आई वुड लाइक टू पिक दिस पर्सन। ग्लेन मैक्सवेल में बता ही दिया आपको। इसके अलावा वनिंदा हसरंगा, उमरान मलिक, बाद में भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, उनका इस तरह से ये हमारी टीम कंप्लीट होती है। तो ये पिक हमारी रहेगी। और एज ए कैप्टन नो डाउट फाफ डुप्लेसी इज सो ग्रेट। और जहां तक उप कप्तान की बात है तो मैं वनिंदा हसरंगा को चुनना चाहूंगा, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर वो अगर विकेट भी निकालते हैं और निचले क्रम पे बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, तो उन्हें मैं वाइस कैप्टन नॉमिनेट करना चाहूंगा। जी अभिषेक जी। ओके, तो फिर ये है हमारे दोनों विशेषज्ञों की जो प्लेइंग 11 है, और उम्मीद है कि ये जो परफॉर्मर्स हैं जो इनका नाम लिया गया है वो आज बेहतरीन परफॉर्म करें। और दोनों टीम कमाल की दिख रही हैं। सनराइजर्स हैदराबाद जैसे कि बताया कि उनका जो पास्ट 4 मैचेस का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी दमदार है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को देखना पड़ेगा कि क्या वो स्ट्रगल करती है या टेबल्स इस बार टर्न होती है और सनराइजर्स हैदराबाद को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है या पूरी तरह से परेशानी हो सकती है। मैच किसी के समय आएगा, देखने लायक होगा। आज का मुकाबला 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा और सबकी निगाहें उस पर होंगी आज प्लेयर्स में भी, खासतौर पर विराट कोहली और कुछ और अन्य प्लेयर्स पर। तो इस चर्चा में आज उतना ही। बाकी इस चर्चा में शामिल होने के लिए हरिओम सर, अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या स्तोरा शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से शायद वो शामिल नहीं हो पाई बीच में। खैर कोई बात नहीं, उनसे भी हम लोग कल दूसरे मैच में डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप सभी लोग देखते रहिए दी NH0। अभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।